यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं एंड आज खत्म करेंगे अपना टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू योर मनी लॉन्ड्रिंग, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी तक जो टॉपिक लास्ट अपन ने डिस्कस करा था वापस, दैट वाज इन डिटेल रिगार्डिंग द ओनर्स ऑन द बैंक्स, कि बैंक्स को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, बैंक्स को केवाईसी लेनी पड़ेगी। जो भी केवाईसी का डेटा बैंक के पास आया है, बैंक की ड्यूटी बनती है वो डेटा का मिसयूज नहीं करना। एंड साथ ही साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एज एंड व्हेन जहां पर भी लगता है सस्पिशन है, वहीं पे इंस्टेंट रिपोर्टिंग करना, वेट नहीं करना सब चीजें खराब होने तक। इवन दो टुडे इफ यू सी इन योर सेविंग अकाउंट्स ऑल्सो, अगर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में कभी ज्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शन नहीं हुए, सडनली एक हाई वैल्यू का चेक आपके अकाउंट में आ जाता है, आपके अकाउंट से चला जाता है, तो बैंक इंस्टेंटली कॉल करता है कंफर्म करने के लिए कि पैसे का सोर्स क्या है। अगर आपने जो भी जवाब दिया उससे बैंक सेटिस्फाइड है तो गुड, नहीं है तो फिर वो रिपोर्ट कर देंगे आरबीआई को, फिर आरबीआई जाने और आप जानो, फिर आरबीआई से इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से ये सारा प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो इस वजह से बैंक्स का ओनस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है आज की डेट में। यही आने से आपने एनीवे ऑटोमेट कर दिया उस चीज को कि ऑटोमेटिकली कोई भी चीज इस पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाएगा एंड वो आरबीआई के पास रिपोर्ट हो जाएगा। सो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ongoing monitoring is an essential element of effective KYC procedures. Banks can effectively control and reduce their risk only if they have an understanding of normal and reasonable activity of customers, so that they have means of identifying transaction that fall outside the regular pattern of activity। जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा, आपका रेगुलर पैटर्न, फॉर एग्जांपल आप एक सैलरीड इंसान है, तो आपका रेगुलर पैटर्न क्या होगा, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है एंड उससे आप खर्चे कर रहे हैं, ये आपका रेगुलर पैटर्न चला। अब सडनली क्या हुआ, आपके अकाउंट में पैसे का फ्लो बढ़ गया, कभी 1 लाख आ रहा है, कभी 5 लाख आ रहे हैं, कभी 10 लाख आ रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे अपन देख रहे हैं कि वो रूट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहा है। सो वो सस्पिशियस एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है ना, बैंक्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट बनती है। अगेन अपन ने कल एक कंसेप्ट समझा था, दैट वाज ड्यू डिलिजेंस। क्या मतलब था, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आप उसको एनालाइज करते हैं। ऑल्दो यहाँ पर बैंक ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकता, बट एज एंड व्हेन जब ट्रांजेक्शन हुआ तभी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिपोर्ट करने की, ईयर एंड तक वेट नहीं करना। However, the extent of monitoring will depend upon the risk sensitivity of the account. Banks should pay special attention to all complex, unusually large transaction and all unusual patterns which have no apparent economic or visible lawful purpose। सेम जैसा अपन ने डिस्कस करा, पैटर्न किस तरीके से आप देखते हैं कि कल मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आए एंड आज कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, इस तरह से मैंने विड्रॉल कर लिया अलग अलग टाइम फ्रेम में, वापस पूरा का पूरा पैसा खत्म हो गया। फिर थोड़े दिन बाद वापस एक एंट्री आई, वापस मैंने विड्रॉल करे एंड उस चीज को उस तरीके से रूट करा, या अलग अलग अकाउंट्स में रोज ट्रांसफर हो रहे हैं। सो बेसिकली इससे क्लियर हो जाता है बैंक को भी कि इस अकाउंट का मेन पर्पस क्या है, पैसा रिसीव करना और उसको फ्लो करवाना, और कोई काम नहीं है। अगर मेरा खुद का पैसा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अकाउंट में मेरे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, तो वो एक दिन में मैं खत्म नहीं करता, बिट्स एंड पीसेस में यूज होते, कहीं इन्वेस्ट भी होते या पड़े रहते कुछ समय तक। बट अगर पैसा आ रहा है और अगले दिन पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, दैट रेजेस अ सस्पिशन एंड बैंक की ड्यूटी बनती है उसको रिपोर्ट करने की। मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, banks are required to maintain records containing information of all transactions. Banks should take appropriate steps to involve a system for proper maintenance and preservation of account information in a manner that allows data to be retrieved easily and quickly whenever required or when requested by the competent authorities. Banks should ensure that records pertaining to the identification of customers and his address, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करें इंक्लूडिंग आधार, पेन, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट obtained while opening the account and during the course of business relationship are properly preserved. The identification records and data should be made available to the competent authorities on request. सिंपल सी चीज में आज की तारीख में अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं या डिपॉजिट भी करवाते हैं किसी और के अकाउंट में, बैंक आपसे आपकी भी सारी डिटेल मांगता है, किसने पैसा जमा करवाया। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस स्टाफ जाकर आपके अकाउंट में पैसा जमा करवा रहा है, तो ऑफिस स्टाफ की डिटेल्स, उसका नाम, उसका नंबर एंड उसका सिग्नेचर भी बैंक ले लेता है। रीजन बीइंग, होने ये लग गया था बीच में, पैसा आया
जमा हुआ अलग अलग सोर्सेज से, आपसे पूछा गया, ऑल्दो आप इन्वॉल्व थे, बट आप जब भी पकड़े जाओगे आप ये क्या बोलोगे, मेरे को थोड़ा ना पता था, ये मेरा स्टाफ ही नहीं है, या मैं जानता ही नहीं इसको किसने जमा कराया। क्लियर। एंड बैंक के पास भी रिकॉर्ड नहीं होता था कि किसने जमा करवाया। तो अब बैंक हर डॉक्यूमेंट के पीछे अगर ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक साइन करके मेरे स्टाफ को दे दिया कि विड्रॉल करके आ जाओ। क्लियर। अब जो जा रहा है विड्रॉ कर रहा है उसका सारा डिटेल्स बैंक अपने पास रखेगा। रीजन बीइंग कल को मैं बैंक को ब्लेम नहीं कर सकूं, अगर ये सारी सिचुएशन हटा दे। नॉर्मल कोर्स में ऐसा भी तो हो सकता है ना, मेरा साइन किया हुआ चेक मुझसे गिर गया हो, तो उसमें भी कोई अमाउंट भर के विड्रॉ कर सकता है, मुझे पता ही नहीं चला हो, मेरे डॉक्यूमेंट में से गिर गया हो, मेरे फोल्डर में से गिर गया हो, विड्रॉ हुई उसके बाद मुझे पता चला, मैंने बैंक को रिपोर्ट करा, तो बैंक कहेगा हमको क्या पता कि किसने किया, आपने साइन किया हुआ भेजा, जो लेकर आया हमने उसको पैसे दे दिए। क्लियर। सो वो ना हो इसके लिए बैंक का ओनर्स बढ़ गया, सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसका क्या मतलब था, ये इनिशियल फेजेस में अपन ने पढ़ा था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट सेटअप करना। अलग अलग अथॉरिटीज की गाइडलाइंस अपन ने पढ़ी थी, वहां पर एक गाइडलाइन के अंदर था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। क्या काम था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का? सी बेसिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम क्रॉस बॉर्डर में ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल में तो आपका बैंक्स वैसे भी रिपोर्ट कर ही रहे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बैंक्स के साथ भी काम करते हैं, एंड साथ ही साथ ऐसे चीजें स्टैब्लिश करना कि रिपोर्टिंग या उस पे फॉलो अप कंपेरेटिवली आसान हो जाए। जो यहाँ की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो दूसरे कंट्रीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलेगी, ताकि अगर कोई भी ऑफेंडर इधर उधर जा रहा है या उसका पैसे का मूवमेंट हो रहा है तो उसका पूरा प्रोसेस स्पीड अप किया जा सके, इसलिए आपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई। Is a central national agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information related to suspect financial transactions to enforcement agencies and foreign FIUs, that is foreign की financial intelligence unit को information provide करना। FIU India was set up by Government of India wide office memorandum dated 18th November 2004 as the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information related to suspect financial transaction. FIU India is also responsible for coordinating and strengthening efforts of national and international intelligence, investigation, and enforcement agencies in pursuing the global efforts against money laundering and financing of terrorism. Is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council headed by the finance minister. The main function is to receive cash and suspicious transaction report, analyze them, and as appropriate disseminate यानी distribute करना information to the intelligence and enforcement agencies and regulatory authorities। यानी बेसिकली इनके पास इंफॉर्मेशन आई, कहीं पे भी इनको कुछ ऐसा लगता है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी, सारी अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसके बेसिस पे वो जाकर एक्शन ले सके। क्लियर। फंक्शन, सबसे पहला कलेक्शन, दूसरा एनालिसिस एंड तीसरा शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन एक्ट एज अ सेंट्रल रिसेप्शन पॉइंट फॉर रिसीविंग कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन। अच्छा, नॉन प्रॉफिट स्पेसिफिकली क्यों मेंशन करा, क्या लगता है अपन को रीजन? डोनेशन वाइज बेसिकली सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है वो इन्हीं में होता है। रीजन क्योंकि इसमें अगर आप रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट में डोनेशन देते हैं तो आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करना चालू करा, आपसे पैसा रिसीव करा अकाउंट में, एज अ डोनेशन आपको रिसीट दे दी, आपने उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया, एंड कुछ पोर्शन ये लोग काट कर बाकी कैश विड्रॉल करके आपको वापस देने लग गए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ का डोनेशन दिया, इन्होंने क्या करा, 20 लाख बोला कि हम रखेंगे, बाकी 80 लाख आपको कैश विड्रॉ करके दे देंगे। तो आपने क्या करा, मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट कर दिया। क्लियर। बट आपने प्रोसेस क्या कैरी आउट करा, रिवर्स प्रोसेस। आपने ऑथराइज्ड पैसा जो आया उसको आपने ब्लैक मनी मार्केट में इन्फिल्ट्रेट कर दिया, जिससे आगे की पूरी चेन स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए इनके ट्रांजैक्शंस पे भी पूरी मॉनिटरिंग,
अभी ये रिसेंटली हुआ है, अगर आपने कुछ ऑब्जर्व करा हो, पिछले 6-7 महीने में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इवैल्यूएशन इन्हीं चीजों का कर रही है। रिलीजियस या ऐसे ट्रस्ट जो बने हुए हैं, या कंट्रीब्यूशन जिन लोगों ने डोनेशन में दिया है, तो उनकी रिसीट्स प्रॉपर तरीके से एनालाइज की जा रही है कि एक्चुअल में डोनेशन गया भी है या नहीं गया। अब ऑन वन हैंड आप 10 करोड़ रुपए का डोनेशन ले रहे हो, 10 करोड़ रुपए का डोनेशन आया तो कुछ डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन कर रहा है उसके ऑब्जेक्ट में इनहांसमेंट में होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी में इनहांसमेंट होना चाहिए उस पर्पस को प्रमोट करने के लिए, वो तो वैसा का वैसा ही है। एंड डोनेशन 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ आ रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अब और स्ट्रिक्टनेस कर दी। पिछले 6-8 महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ यही कर रहा है, सारे डोनेशंस को एनालाइज कर रहा है, ताकि उन ऑर्गेनाइजेशंस को क्लोज किया जा सके। जो सी आपने एक कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। परमिशन कौन देता है उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। उसमें एक रिवोकेशन का भी क्लॉज होता है कि उनका लाइसेंस रिवोक कौन कर सकता है, दैट इज अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एजेंसी किसकी है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को किसने सेटअप करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब अगर लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, उसका रीजन क्या होता है? जिस पर्पस के लिए बनाए गए आप वो काम नहीं कर रहे। तो वो सारी चीजें कनेक्टेड हर जगह चल रही है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट्स ऑन परचेज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम रिपोर्टिंग एंटिटीज। रिपोर्टिंग एंटिटीज मोस्टली बैंक्स हो जाएंगी, क्योंकि उन्हीं के पास सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट रहेगी। Analysis of information, analyze received information in order to cover patterns of transaction suggesting suspicion of money laundering and related crime. देन आपका शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ सारी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करना जहां आपको डाउट लगता है। एक्ट्स एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, establish and maintain national database on basis of reports received from authorities and coordination and research and analysis. नेक्स्ट आ जाता है आपका ईडी, जो अभी कल आपने सुना होगा। सुना? कल का न्यूज़पेपर देखा? ईडी के बारे में एक आर्टिकल था। ईडी ने अनिल अंबानी के यहाँ पे रेड मारी, उसका घर अटैच कर लिया गया अराउंड 3,000 करोड़ का इन बैंकिंग फ्रॉड जो अनकवर हुआ है। ईडी का काम क्या रहता है? मनी लॉन्ड्रिंग से जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती है उस पर सारी कार्रवाई कौन करता है? मोस्टली ईडी, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्लियर? मेजर रीजन क्या? कहीं पे भी बड़े अमाउंट का फ्रॉड हुआ, कहीं पे भी फॉरेन पैसा इन्वॉल्व है, तो उसमें ईडी इन्वॉल्व होगा। क्लियर? The Directorate of Enforcement or ED is a multidisciplinary organization mandated with investigation of economic crimes and violation of foreign exchange laws. The origin of Directorate goes back to 1st May 1956 when the enforcement unit was formed in Department of Economic Affairs for handling exchange control laws violation under the Foreign Exchange Regulation Act, that is FERA. The unit with Delhi as headquarters was headed by Legal Service Officer as Director of Enforcement, assisted by officer drawn on deputation from Reserve Bank of India. रीजन फेमा फेरा की सारी पॉलिसीज आरबीआई बनाता है, सो इसलिए एक ऑफिसर वहां से आ गया और एक ऑफिसर आपका दूसरे लेवल का हो गया, दैट इज फ्रॉम लीगल सर्विस ब्रांच। एंड 3 इंस्पेक्टर्स ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, देयर वर 2 ब्रांचेस, बॉम्बे एंड कैलकाटा। उसके बाद फेमा आ गया एंड उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग आ गया। was enacted and ED was entrusted with enforcement with effect from 1st July 2005. Recently, with the increase in number of cases of economic offenders taking shelter in foreign countries, the government has passed Fugitive Economic Offenders Act and ED is entrusted with its enforcement from 21st April 2018. The Directorate of Enforcement is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offense of money laundering and violation of foreign exchange laws. इसके अंदर अब आपने 3 एक्ट्स बना दिए। मनी लॉन्ड्रिंग अपन ने पढ़ी लिया है 2002, बाकी 2 अपने लिए हट गए थे, बट उसका बेसिक्स अपन को चैप्टर के एंड में अभी बताया जाएगा। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अभी अपना है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अपना हट गया था। नेक्स्ट आ जाता है अपना फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 51A। फ्रीजिंग ऑफ एसेट से रिलेटेड ही अभी जो अपन न्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि अनिल अंबानी का कल घर फ्रीज कर दिया गया, कॉन्फिस्केट कर दिया गया इन एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड।
बैंक्स के साथ जो भी हुआ अभी तक प्रूव नहीं हुआ, बट इतने टाइम से इंक्वायरी चल रही है, अमाउंट ऑफ फ्रॉड बढ़ा है, अभी तक जो रिकवरी हुई है वो कंपैरेटिवली कम हुई है। सो उस बेसिस पे ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स चल रही है। Central government is empowered to freeze, seize, or attach funds and other financial assets or economic resources held by or on behalf or at the directors or individuals or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged in suspected to be engaged in terrorism, and prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets, or economic resources or related available services for the benefit or individuals or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged or suspected in engaged in terrorism। यानी आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो भी सीज हो सकती है, आप हेल्प कर रहे हो तो भी सीज हो सकती है, एंड कहीं सस्पिशन है कि आप हेल्प कर सकते हो, रीजनेबल प्रूफ और ग्राउंड आपके पास है, तो भी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। बेसिक मतलब क्या हो जाता है? भगोड़े, दैट इज जिन्होंने इंडिया में अथॉरिटीज को डिफ्रॉड करा एंड वो दूसरी कंट्रीज में भाग गए। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि उनका दूसरी कंट्री से वापस इंडिया में आना प्रोसेस कंपेरेटिवली स्पीड अप हो सके, इजी हो सके, एंड उनकी जो भी प्रॉपर्टीज इंडिया में है या जो भी एसेट्स उनके इंडिया में है वो बेचकर पैसे की रिकवरी जो भी फ्रॉड अमाउंट का है वो रिकवर की जा सके। The Fugitive Economic Offenders Act 2018 aims to deter economic offenders evading Indian law by remaining outside the jurisdiction of Indian courts and to preserve the rule of law in India. इसके मेन फीचर्स है, द एक्ट डिफाइन की टर्म्स सच एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, की मैनेजल पर्सन्स एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। It provides attachment of properties of fugitive economic offenders, including properties derived from proceeds of crime, similar to money laundering. The act empowers the director to carry out survey, search, seizure of person. If it provides for confiscation of property of the fugitive economic offender and proceeds of crime upon declaration by special court. स्पेशल कोर्ट कैसे बनाई जाती है अपन ने इसमें भी पढ़ा, मनी लॉन्ड्रिंग में भी कैसे बनाई जाती है, कौन सी कोर्ट को पावर देते हो, किस लेवल की कोर्ट को पावर देते हो आप स्पेशल कोर्ट बनने की। सेशंस कोर्ट को पावर दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, कि कौन सी सेशंस कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट बोला जाएगा या माना जाएगा जहां पर सारे के सारे ऑफेंसेस हेयर आउट किए जाएंगे। तो सेम स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर के बेसिस पे आप सारी इंफॉर्मेशन देंगे। A fugitive economic offender is disentitled from putting forward or defending any civil claim before any tribunal or court, क्योंकि वो भाग गया। किसमें? हाँ, A fugitive economic offender is disentitled, ये हो गया अपना। The act provides for appointment of an administrator to manage and dispose the confiscated property, क्योंकि वो खुद कर नहीं सकता तो उसके एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करना। An appeal lies to the High Court against the order passed by the special court, क्योंकि वो सेशंस के लेवल की होती है स्पेशल कोर्ट, तो उसका ऑर्डर के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट, बेनामी ट्रांजेक्शन्स भी बताए गए। बेनामी ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हो जाता है? प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, पैसा किसी और का, बेसिकली सबसे आसान तरीका मनी लॉन्ड्रिंग करने का। तो ये एक्ट में भी अगेन सेम चीजें आ जाती है। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप बेनामी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो प्रोसेस क्या रहेगा, सीज की जा सकती है सिविल कोर्ट के द्वारा, एंड जो पर्सन एक्चुअली इन्वॉल्व है परचेज करने में उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये आपका लास्ट में बताया गया इस चैप्टर के कुछ पोर्शन।